हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम इकबाल सिंह है और मैं आज आपका जो जेकेएसएसबी ने पोस्ट निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उसके रिलेटेड जो आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं कवर करवाऊंगा। और जो आज का मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा ये चैनल है आई कैन, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें क्योंकि हमारी अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें। चलो फ्रेंड्स, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है फ्रेंड्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दो और नाम हैं। पहला इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा बोला जाता है इसको सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को और क्या बोला जाता है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, और रिवॉल्ट को हिंदी में क्रांति भी बोलते हैं, विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ कॉजेज़ हैं। यहाँ पे मेन 6 कॉजेज़ हैं। ठीक है, हम 6 कॉजेज़ देखते हैं कौन कौन से हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। पहला कॉज जो है वो है सोशल कॉज, दूसरा है रिलीजियस कॉज, थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल कॉज, फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक कॉज, देन मिलिट्री कॉज एंड लास्ट वन इज़ इमीडिएट कॉज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है, हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे सभी कॉजेज़ को। ठीक है, पहला देखो, पहला हमारे पास आता है सोशल कॉज। सोशल कॉज में 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा हमारे पास है सती प्रथा एंड थर्ड वन इज़ विडोरी मैरिज। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल कॉज में 3 पॉइंट्स हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज, सती प्रथा और थर्ड वन इज़ विडो रीमैरिज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले जो बात की गई थी वो कब की गई थी, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की गई थी। ठीक है, बट इसके बारे में बोला गया था कि 1 लाख पर एनम स्पेंड करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ये कब बोला गया था, ये बोला गया था 1835 में। कब बोला गया था फ्रेंड्स, 1835 में, कि 1 लाख पर एनम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्या करेंगे, हम स्पेंड करेंगे। इसकी रिकमेंडेशन लेके कौन आया था, वो लेके आए थे लॉर्ड मैकले। कौन लेके आए थे, लॉर्ड मैकले। अभी लॉर्ड मैकले थे कौन, ये लॉर्ड मैकले थे हमारे पास लॉ मेकर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ब्रिटिशर में लॉ मेकर थे, या लॉ मेंबर बोल सकते हो आप, या लॉ मेकर बोल सकते हो, इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉर्ड मैकले को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसे बोला जाता था, ये बोला जाता था लॉर्ड मैकले को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये तो रिकमेंडेशन दी थी ना इन्होंने, अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस जिस पर्सन ने किया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटनिक। किन्होंने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटनिक। वो कौन थे उस टाइम के, गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, गवर्नर जनरल थे उस टाइम के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटनिक ही थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी हमारे पास लॉर्ड मैकले ने और रिकमेंड इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटनिक ने। ऐसे 2 और पर्सन थे, इंडियन पर्सन, जिन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया था, सपोर्ट किया था। वो थे हमारे पास राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये 2 पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया था कि हाँ ये लैंग्वेज इंडिया में आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है सती प्रथा। ये सोशल कॉज पढ़ रहे हैं हम। सोशल कॉज का दूसरा पॉइंट है हमारे पास सती प्रथा। सती प्रथा बैंड हो गई थी 1829 में। अब पहले आपको ये तो पता होगा कि सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा में क्या होता था, किसी भी वुमन के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी उसको भी क्या करते थे, बर्न कर देते थे अलाइव उसी के साथ। ठीक है, तो इसको बैन किया गया था 1829 में। और 2 पर्सन थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। वो थे, पहले तो इंडियन थे, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, पहले तो इंडियन थे राजा राम मोहन राय। दूसरे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटनिक, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा। ठीक है, वो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। और राजा राम मोहन राय जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया था। ठीक है, ये 2 पर्सन थे, एक इंडियन थे और एक दूसरे कौन से थे हमारे पास, ब्रिटिशर। ठीक है,
अब इंडियन जो थे राजा राम मोहन राय, इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आराम से। राजा राम मोहन राय ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ही वॉज नोन एज द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ही वॉज राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय, इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोलते थे। ये टाइटल इनको दिया किसने था? ठीक है, दिस टाइटल वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने इनको ये क्या दिया था, टाइटल दिया था, किस में दिया था? अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और राजा टाइटल इनको किसने दिया था? राजा टाइटल इनको दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया ये तो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, इनकी बुक जो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और राजा टाइटल इनको दिया था अकबर सेकंड में। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय जो थे, ये कौन से समाज से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू ब्रह्मो समाज। कौन से समाज से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू ब्रह्मो समाज, और उनकी जो सभा थी वो थी अदम्य सभा। ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते थे, अदम्य सभा इनकी क्या थी? सभा थी। ठीक है, और इन्होंने एक जर्नल भी लिखा था, जो जर्नल था हमारे पास संवाद कौमुदी, ये किस में था? बंगाली लैंग्वेज में था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स सारे। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना। ये जितने भी मैं राजा राम मोहन राय के बारे में पॉइंट लेके आया हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसने टाइटल दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, और राजा टाइटल इनको दिया था अकबर सेकंड ने, और दे बिलोंग टू ब्रह्मो समाज, अदम्य सभा थी, और इन्होंने एक जर्नल भी लिखा था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, और ये किस लैंग्वेज में था फ्रेंड्स? ये था बंगाली में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है सोशल कॉज में विडो री मैरिज। अब सती प्रथा तो बैंड होगी ना, तो उस वुमेन की मैरिज भी होनी चाहिए वापस। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो विडो री मैरिज हमारे पास पहली बार इसकी बात किसने की थी? वो थी लॉर्ड डलहौजी ने। कब की थी? 1856 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? इन्होंने तो किया था, हमारे पास बात की थी। इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसे इंडियन जिन्होंने को सपोर्ट किया था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्या किया था? सपोर्ट किया था। इन्होंने विडो री मैरिज को भी क्या किया फ्रेंड्स? सपोर्ट किया। ठीक है, ये हमारे पास आता है विडो री मैरिज। उसके बाद हमारे पास अगला जो कॉज है, ये तो आ गए सोशल कॉज के 3 पॉइंट। अगला जो हमारे पास कॉज है वो है हमारे पास रिलीजियस कॉज। रिलीजियस कॉज में फ्रेंड्स हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट जो है वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। क्या है? क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्रिश्चियन मिशनरीज कौन से थे? ये थे ब्रिटिशर्स थे। अब ये क्या करते थे? देवर कन्वर्टिंग रिलीजन ऑफ पीपल इनटू क्रिश्चियन। वो लोगों का क्या थे? रिलीजन जो थे, धर्म जो थे, उसको कन्वर्ट कर रहे थे किस में? क्रिश्चियनिटी में। किस में कन्वर्ट कर रहे थे? क्रिश्चियनिटी में। तो लोगों को ये क्या हुआ था उस टाइम पे? बुरा लगा था इस चीज़ पे, तो ये रिवॉल्ट का क्या बना था? रीज़न बना था। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है जनरल सर्विस इनलिशमेंट एक्ट 1856। इसमें इन्होंने फ्रेंड्स क्या बोला? इस एक्ट के अंदर क्या बोला इन्होंने बोला कोई भी पर्सन है जिसको अगर ब्रिटिश आर्मी में आना है तो उसको अपना क्या करना पड़ेगा? रिलीजन की कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लॉइट करनी पड़ेंगी। जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो उसको अपनी बियर्ड कट करके आर्मी में जो आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर कोई हिंदू है तो उसको अपना तिलक रिमूव करना पड़ेगा। अगर कोई सिख है तो उसको अपनी क्या करनी पड़ेगी? टर्बन रिमूव करनी पड़ेगी। ये इन्होंने क्या करी थी? डिमांड्स रखी थी कि अगर आपको ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करनी है तो ये आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये लोगों के लिए कितनी गुस्से वाली चीज़ है। तो ये भी एक रिवॉल्ट का क्या बना था? रीज़न बना था। ये हमारे पास थे रिलीजियस कॉजेज़ में। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो है इकोनॉमिक कॉजेज़। ठीक है, पहले हमने पढ़े सोशल कॉजेज़, उसके बाद हमने पढ़े रिलीजियस कॉजेज़। थर्ड कॉज हमारे पास जो है वो है इकोनॉमिक कॉजेज़। फ्रेंड्स इकोनॉमिक कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में उस टाइम क्या चल रहा था? हमारे पास इंडिया में टैक्स सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? टैक्स सिस्टम चल रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या चल रहा था? टैक्स सिस्टम। अब 3 तरह के टैक्स उस टाइम पे चल रहे थे। पहला टैक्स जो चल रहा था वो था ज़मींदारी सिस्टम। दूसरा टैक्स जो चल रहा था वो था महलवारी सिस्टम। और तीसरा टैक्स जो चल रहा था वो था रियायतवारी सिस्टम। कौन सा? रियायतवारी सिस्टम। ठीक है, तीनों टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो पहला टैक्स जो है ज़मींदारी सिस्टम। यहाँ से फ्रेंड्स ये क्या करते थे? 19% टैक्स कलेक्ट करते थे। कितना टैक्स कलेक्ट करते थे? 19% टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये कहाँ पे चल रहा था? ईस्ट साइड पे चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? ईस्ट पार्ट में चल रहा था, मतलब कि ये चल रहा था बंगाल पे। कहाँ चल रहा था? बंगाल साइड पे। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़मींदारी सिस्टम विच वॉज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ज़मींदारी सिस्टम को हम क्या बोलते थे? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी बोलते थे।
अब इसमें होता क्या था, इसमें कोई भी एक पर्सन वो सिलेक्ट करते थे रैंडमली, ब्रिटिशर्स, कॉमन मैन कोई भी एक विलेज में से, उसको क्या बनाते थे फ्रेंड्स, वो ज़मींदार बनाते थे। वो ज़मींदार क्या करता था, हर एक पर्सन से विलेज के टैक्स कलेक्ट करता था और जाके किसको देता था, ब्रिटिशर्स को पे करता था। पे करके वो क्या करता था, अपनी जो लैंड थी वो टैक्स फ्री कर देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टैक्स फ्री हो जाती थी। अब देखो इसमें इसको प्लान किसने किया था, इसको प्लान किया था जॉन शोर ने। किसने प्लान किया था, जॉन शोर। एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। इन 1793 इट वाज स्टार्टेड इन बंगाल। मैंने आपको बताया ईस्ट साइड में होता ये ज़मींदारी सिस्टम। लेकिन इसको कौन आए थे, प्लान किसने किया था, जॉन शोर ने, और इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन 1793। ठीक है, ये ज़मींदारी सिस्टम। अगला हमारे पास फ्रेंड जो है वो है महलवारी सिस्टम। कौन सा है, महलवारी सिस्टम। सेकंड जो हमारे पास है टैक्स। तीन तरह के टैक्स है, मैंने आपको बताया, ज़मींदारी, महलवारी, और थर्ड हमारे पास है रेतवारी। महलवारी सिस्टम से फ्रेंड्स ये क्या करते थे, 30% टैक्स कलेक्ट करते थे। लगान फिल्म आपने देखी होगी, लगान फिल्म में जो वो लगान देते थे ना विलेजर्स, वो महलवारी सिस्टम ही था, चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, लगान फिल्म जिन्होंने देखी है उनको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। महलवारी सिस्टम वो लगान फिल्म वाली मूवी वाला ही है ये सर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता था, पूरा का पूरा विलेज ही ब्रिटिशर्स के पास जाता था टैक्स देने के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा विलेज ही ब्रिटिशर्स के पास जाता था टैक्स देने के लिए। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटनिक ने किया था 1833 में। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ था, वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में फ्रेंड्स ये लिख लो, राजस्थान। कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में। कहाँ चल रहा था ये, राजस्थान में। एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये लगान फिल्म वाला ही टैक्स है। ठीक है, ये आ गया आपका महलवारी सिस्टम। अगला हमारे पास आता है रेतवारी सिस्टम। यहाँ से ये फ्रेंड्स ये क्या करते थे, 51% ऑफ द टैक्स क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और यहाँ पे सिंगल फार्मर क्या करता था, ब्रिटिशर्स के पास जाता था टैक्स देने के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे चल रहा था टैक्स, ये चल रहा था साउथ इंडिया में। और पहली स्टेट जहाँ पे ये चला था मद्रास में, नाउ डेज इट इज़ चेन्नई, मद्रास में चल रहा था। और दूसरा चला था देन इन बॉम्बे, पहला मद्रास दूसरा बॉम्बे, याद रखना, पहला मद्रास फिर बॉम्बे। And it was introduced by Charles Reed and Lord Monroe ये तीन टैक्स चल रहे थे फ्रेंड्स उस टाइम पे। क्लियर है, आगे चलें। ये इकोनॉमिक कॉजेज थे हमारे पास। अब टैक्स देना पड़ेगा अपनी ही लैंड पे तो गुस्सा तो आएगा फ्रेंड्स, तो ये भी रिवॉल्ट का एक रीज़न बना था। अगला कॉज हमारे पास है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहला है सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता था, ध्यान से सुनो बस। सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, छोटे छोटे जितने भी राजा थे उस टाइम पे हमारे इंडिया में, उनको बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ। ठीक है, और आप पे कोई भी क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, आपकी किंगडम पे, तो हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये किन्होंने बोला था, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप हमारे साथ मिल जाओ, आपको कोई भी क्या करेगा, आप पे कोई भी अटैक करेगा तो हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली जो स्टेट जिसने इस पर साइन किया था वो कौन थी, हमारे पास हैदराबाद। कौन सी स्टेट थी फ्रेंड्स, वो हैदराबाद। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे पर्सन कौन था, वो कौन था हमारे पास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, वो कौन था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये पहली स्टेट थी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सब्सिडरी लाइन्स के उन्होंने अंदर बोला था। ये क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो बड़े राजाओं को तो अटैक नहीं कर सकते थे, वो छोटे राजाओं को क्या कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे अपनी साइड आने के लिए, फिर उनके साथ मिलकर वो बड़े राजा के ऊपर अटैक करते थे। मीनवाइल की फ्रेंड्स वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाहते थे, बस ये बात है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सब्सिडरी लाइन्स। अगला जो था हमारे पास वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वो क्या कर रहे थे, ध्यान से देखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या थी, इसको हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। ठीक है, किसी चीज़ को हड़पना। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इन्होंने लेके आए थे, ये लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। कब लेके आए थे, 1840 में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे बोला था ब्रिटिशर्स ने कि कोई भी अगर किंग है उसका आगे कोई सन नहीं है, अगर कोई भी अगर उसका आगे बेटा नहीं है तो उसकी जितनी किंगडम होगी, जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगा, वो हम ले लेंगे, वो हमारे अंडर आ जाएगी। किसके अंडर आ जाएगी फ्रेंड्स, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। ठीक है, अगर उसने कोई अडॉप्टेड सन भी अगर लिया है तब भी वो नहीं मानेंगे, तब भी ब्रिटिशर्स के अंडर आएगी। वो अपने किसी रिलेटिव को भी नहीं दे सकता ये अपनी किंगडम आगे। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने उस टाइम बोला था। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट स्टेट कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स वाज सतारा, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। कहाँ पे ये,
महाराष्ट्र में। उसके बाद 17 के बाद इन्होंने कैप्चर की जयपुर, फिर उसके बाद संबलपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, फिर नागपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17 पहली स्टेट थी, याद रखना 17 जो थी वो पहली स्टेट थी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच स्टेट वाज फर्स्ट कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट इज 17। ठीक है, कब हुई थी ये? 1840 में। अब उसके बाद अवध। अवध इन्होंने क्यों कैप्चर की थी? अवध का इन्होंने क्या बहाना लगाया था कि अवध बिकॉज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी अच्छी तरह नहीं चल रहा, तो उन्होंने भी क्या किया, उसको अपने अंडर कैप्चर कर लिया अवध को। अवध फ्रेंड्स आज के टाइम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हमारे पास आगे कौन से थे? हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज के बाद ना हम कुछ ना, मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, एक लिस्ट ऑफ किंग्स है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या हुआ था, लड़े थे। ठीक है, अब ये कुछ किंग्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, इंडिया के कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लड़े थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे, पहला जो पर्सन था दैट वाज फ्रेंड्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ किंग्स हु फॉट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, यहाँ पे टिक कर लेना। ठीक है, पहला जो पर्सन था वो था बहादुर शाह जफ़र, या हम इनको बोलेंगे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। ये कहाँ से लड़े थे? ये लड़े थे दिल्ली से। कहाँ से लड़े थे? दिल्ली से। अब फ्रेंड्स, अब ये क्यों लड़े थे? ये लड़े थे क्योंकि इनका जो टाइटल था, जो इनको बोलते थे शहनशाह हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश ने इनसे क्या कर लिया था? ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इनका टाइटल था, वो था शहनशाह हिंदुस्तान ये, या एम्परर ऑफ इंडिया इनको बोला जाता था। ये टाइटल ब्रिटिश ने क्या किया था? इनसे ले लिया था, इसीलिए ये लड़े थे रिवॉल्ट में 1857 में। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका कमांडर इन चीफ कौन था? बख्त खान, या फिर इनका टाइटल भी पूछ सकते हैं कि हु वाज आल्सो नोन एज शहनशाह हिंदुस्तान, वो किसको बोला जाता था? बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र और बहादुर शाह जफ़र सेकंड भी बोलते थे इनको। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लड़े थे? ये दिल्ली से लड़े थे। उसके बाद ही वॉज सेंट टू रंगून आफ्टर द फाइट। रंगून फ्रेंड्स एक जगह का नाम था, उनको बाद में रंगून भेज दिया गया था। एंड ही वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, मतलब कि जब तक इनकी डेथ नहीं होती ये जेल में ही रहेंगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास पहले पर्सन जो दिल्ली से लड़े थे। दूसरे जो लखनऊ से लड़ने वाले जो लेडी थी एक, उसका नाम था बेगम हज़रत महल। ये कौन थी? ये थी विडो ऑफ वाजिद अली शाह। ठीक है, ये वो कौन थी? विडो ऑफ वाजिद अली शाह। ये क्यों लड़ी थी फ्रेंड्स? ये लड़ी थी लखनऊ से। क्यों लड़ी थी? माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के बहाना लगा के इनकी जो लखनऊ जो इनका स्टेट थी वो भी क्या कर ली थी, इन्होंने अपने अंडर कैप्चर कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कैप्चर कर ली थी। और बाद में ये भी कहाँ चली गई थी? शी रैन टू नेपाल। किसके? और कौन एक बंदा जो उनके साथ गया था वो था नाना साहिब। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नाना साहिब थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड है हमारे पास कानपुर। ठीक है, कानपुर से कौन लड़े थे हमारे पास? नाना साहिब, जिनका निक नेम था हमारे पास दोंदू पंत। अब ये क्यों लड़े थे फ्रेंड्स? इनकी पेंशन बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। क्या किया था? इनकी पेंशन स्टॉप कर दी थी। ठीक है, अब नाना साहिब थे कौन? ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड ऑफ मराठा। ये क्या थे? उनके अडॉप्टेड सन थे। अब कमांडर इन चीफ इनके कौन थे? वो थे तांतिया तोप, जिनका निक नेम था रामचंद्र। तांतिया तोप को क्या बोला जाता था? रामचंद्र भी बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब तांतिया तोप को इन्होंने क्या किया था? नाना साहिब तो क्या हुआ था? ही ऑल्सो रेंट टू नेपाल अलॉन्ग विद बेगम हज़रत महल। ठीक है, अब तांतिया तोप इनको क्या किया था? जिंदा पकड़ लिया था, बाद में क्या कर दिया था? इन्होंने को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। ही वॉज कॉट अलाइव एंड देन किल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी एक अचीवमेंट है फ्रेंड्स, वो अचीवमेंट क्या है कि ही ऑल्सो वन फोर्ट ऑफ ग्वालियर विद रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने ग्वालियर का किला भी क्या किया था? जीता था। किसके साथ मिलके? रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर। हम आगे बढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आ गया। अगला जो था फोर्थ पॉइंट, वो था फोर्थ जो स्टेट थी हमारे पास वो कौन सी थी? वो थी जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार, यहाँ से दो ब्रदर थे तो लड़े थे। दोनों क्या थे फ्रेंड्स? ब्रदर थे। ये दोनों लिख लो आप, ब्रदर थे। ये दोनों की डेथ हो गई थी लड़ने टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइट दे बोथ डाइड। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे? लैंड लॉर्ड थे। ठीक है, ये कौन थे? बिहार के लैंड लॉर्ड थे। ठीक है, अब फिफ्थ जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिफ्थ क्या हमारे पास फ्रेंड? ये जगह थी झांसी। यहाँ से कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई किसके अगेंस्ट लड़ी थी? वो लड़ी थी
सर ह्यूज रॉस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लड़ी थी फ्रेंड? सर ह्यूज रॉस के अगेंस्ट। ये भी क्यों लड़ी थी? क्योंकि झांसी इनकी जो रीजन था वो भी क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के अंदर इनका जो रीजन था झांसी वो भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है। ओरिजिनल नेम इनका क्या था? मनु, या इनको आप एक और इनका नाम था वो था मणिकर्णिका। वो इनका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है फ्रेंड्स, इनके नाम पे एक सीरियल भी आता था, वो आपने पढ़ा होगा, मणिकर्णिका इनको वहाँ पे बोला जाता था। इनका ओरिजिनल नेम, निक नेम मनु था, ओरिजिनल नेम मणिकर्णिका भी था, आप लिख लो ये फ्रेंड्स। ठीक है। और इनका हस्बैंड का नाम क्या था? शी वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव। इनके हस्बैंड का नाम था राजा गंगाधर राव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शी डाइड इन द बैटल एट कपली। एक जगह थी कपली, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द फाइट। वो कपली कहाँ पे थी? नियर झांसी। झांसी के पास एक जगह थी कपली, जिनकी इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है। और इनका एक अडॉप्टेड सन भी था, जिनका नाम था आनंद राव। ठीक है, अडॉप्टेड सन था जिनका नाम था आनंद राव। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने फ्रेंड्स इनके बारे में लिखाए हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्होंने ना, सर ह्यूज रॉस ने एक और बात बोली थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि नो वन फाउट लाइक रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनकी तरह कोई भी नहीं लड़ा था। शी वॉज वेरी ब्रेवेस्ट रेबल अमंग द ऑल लीडर्स। ठीक है, ये एक बहुत ही ब्रेव लेडी थी और इनके जैसा कोई भी नहीं लड़ा था, ये इन्होंने बोला था इन 1857 में ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम अगला कॉज पढ़ते हैं, जो फिफ्थ कॉज हमारे पास है। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर सुन के। ठीक है, बस अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ थ्रू। ठीक है, बस अपनी कंसंट्रेशन बनाए रहो और सुनते रहो। फिफ्थ हमारे पास जो कॉज है वो है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में ध्यान से देखना, हमारे पास जो इंडियंस थे ना, जो हमारे पास इंडियंस थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको हमेशा क्या दी जाती थी? लो पोस्ट दी जाती थी और लो सैलरी दी जाती थी। सैलरी को उस टाइम फ्रेंड्स क्या बोलते थे? बट्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? बट्टा। लो पोस्ट दी जाती थी और लो सैलरी दी जाती थी। वेर एज ब्रिटिशर्स को क्या दी जाती थी? हाई पोस्ट और इवन हाई सैलरी दी जाती थी। ठीक है, और मैक्सिमम हाई पोस्ट जो दी जाती थी इंडियन सिपाही, वो क्या दी जाती थी? सूबेदार। बस इससे ज़्यादा नहीं दी जाती थी। कहते थे बस आप सूबेदार हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं बना सकते। ये मैक्सिमम पोस्ट थी जो दी जाती थी। ठीक है, और इनको कई बार क्या किया जाता था? कंट्री के बाहर भी भेजा जाता था। किसके बाहर? फॉर फाइटिंग वॉर्स। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बना था किसके बारे में? एक रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ये एक रीज़न बना था। ठीक है, ये मिलिट्री कॉजेज़ में आता हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास जो कॉज है वो है इमीडिएट कॉज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ध्यान से देखना फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या होता था? एक राइफल यूज़ होती थी। ठीक है, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक है, इस इनफील्ड राइफल में क्या होता था? एक कार्टिलेज यूज़ होता था। ठीक है, ये कार्टिलेज क्या होता था? काऊ और पिग के मीट का बना होता था। ठीक है, जिसको क्या करना पड़ता था? अनफोल्ड करना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था। किसके साथ? माउथ के साथ। ठीक है, क्योंकि हाथ के साथ करना वो मुश्किल होता था, थोड़ा माउथ के साथ करना पड़ता था। ठीक है, तो अब आपको पता है काऊ जो है वो हिंदू उनको बड़ा मानते हैं, और जो पिग है वो मुस्लिम्स पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना था उस टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो ये इमीडिएट कॉज के अंदर आता है। ठीक है, दिस बिकम द मेन रीज़न फॉर द रिवॉल्ट। ठीक है, बिकॉज व्हाट इट वाज द यूज़ ऑफ इनफील्ड राइफल्स एंड द कार्टिलेज यूज्ड इन दिस राइफल्स वाज मेड अप ऑफ काउज एंड पिग्स मीट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखो बस खत्म होने वाला लेक्चर ये लास्ट, इसमें क्या है? फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। फ्रेंड्स, ये रिवॉल्ट जो था ये फेल हो गया था। ठीक है, ये रिवॉल्ट क्या था? ये फेल हो गया था। इसमें क्या हुआ था? फेलियर, नॉट गुड वेपन्स फॉर द फेलियर वॉरफेयर, सॉरी। ठीक है, कोई गुड वेपन्स नहीं थे वॉरफेयर के लिए। ठीक है, नॉट एनी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी, क्योंकि हर एक पर्सन जो था डिफरेंट पार्ट से लड़ रहा था, उनका कोई सेंट्रलाइज्ड कोई लीडर नहीं था। ठीक है, अच्छे वेपन्स नहीं थे लड़ने के लिए, और उसके बाद मॉडर्न एजुकेटेड क्लास ने पार्ट ही नहीं लिया। ठीक है, जो मॉडर्न एजुकेटेड सोसाइटी थी उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया। उन्होंने बोला हमें क्या लड़के क्या मिलेगा, उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया। और कुछ किंग्स ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स के साइड थे। कुछ किंग्स ऐसे भी थे, वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स के साइड थे। उसका पहला जो है वो है किंग ऑफ सिंधिया। ठीक है, वो जो कहाँ से? ग्वालियर से थे। किंग ऑफ होलकर वो कहाँ से? इंदौर पे थे। महाराजा ऑफ पटियाला वो कहाँ से थे? महाराजा पटियाला। ठीक है, ये जो थे हमारे पास, इन्होंने क्या किया था? ये ब्रिटिशर्स के साइड थे।
इन्होंने इंडियंस का साइड दिया ही नहीं, इंडियन का साइड इन्होंने ली ही नहीं, ठीक है। लास्ट हमारे पास है लेस कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन जो एक हमारे पास था वो बहुत कम थी, ठीक है, एक दूसरे का कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था। तो ये भी एक क्या बना था हमारे पास, रिवॉल्ट का फेलियर होने का रीज़न बने थे, ठीक है। ये आपको मैंने मेन मटेरियल में सब कुछ प्रोवाइड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका टॉपिक था। अगले टॉपिक में मैं लेके आऊँगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे शुरू हुआ था, पहला रीज़न क्या था, कौन सी जगह से शुरू हुआ था, ठीक है। पहले पर्सन ओके, जो थे थैंक यू मंगल पांडे, फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया था, लेक्चर में। इनफील्ड राइफल चलाने से मना किया था। वहाँ से एक जो इमीडिएट कॉज था वो रीज़न था एक, वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सपोर्ट दीजिए अपनी, हम भी आपके लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको लेके आएंगे। और जीके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसका सारा मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब दिस चैनल।